हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश कांस्टेबल की इस प्रीवियस ईयर्स की जो पेपर के एनालिसिस हो रहे हैं उनकी उस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 21वां वीडियो है। लगातार इसके वीडियो आ रहे हैं, रेगुलर एक वीडियो मैं अवश्य डाल रहा हूं जिसमें कि जीके का पूरा एनालिसिस आपको दिया जा रहा है। और ये 21वां है, यानी कि 20 जो पेपर हैं पुराने उनका एनालिसिस में दे चुका हूं, जिसमें कि हर पेपर में 20 से लेके 22 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं। और ये पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा इंडिया का जीके और करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाता है, तो आप उसी लेवल पर इसकी तैयारी करना आपको बहुत जरूरी है। और ये जो पेपर के एनालिसिस हो रहे हैं इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए और इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि लगातार मैं वीडियोस ला रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जीके सीरीज हो या फिर मध्य प्रदेश जीके पर पूरे एनालिसिस वाले 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज हो या फिर मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पेपर की एनालिसिस हो या फिर कंप्यूटर जीके। तो लगातार सारी सीरीज चल रही हैं, हर वीडियो आपका रेगुलर अपडेट हो रहा है। तो लगातार बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियोस आप उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करके, तो आपको सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं। ये 21वां वीडियो जो कि 2016 के 1 अगस्त का है। 1 अगस्त का जो तीसरा शिफ्ट है 2016 में 1 अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके पूरे 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें एनालिसिस दिया हुआ है। हर क्वेश्चंस का मैं आपको पूरी तरीके से एनालिसिस दूंगा। लगातार देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं ये 21वां वीडियो। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि 2016 की पहले अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें कि पूछा गया है इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। यानी कि कौन सा जो संग्रहालय है जो राजा मानसिंह तोमर द्वारा नहीं, राजा मानसिंह तोमर द्वारा ये महल है एक्चुअली। कौन सा महल महल है, संग्रहालय लिख दिया गया है, बनवाया गया था। रानी दुर्गावती संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय, गुर्जरी महल या फिर जहांगीर महल। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गुर्जरी गुजरी महल। गुजरी महल जो है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ स्थित है? यह है ग्वालियर के किले में। जो ग्वालियर का किला है उसमें ये स्थित है। और ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सूरज सेन ने। सूरज सेन के द्वारा इसको बनवाया गया था ऋषि ग्वाला की स्मृति में। ठीक है ना, ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि ऋषि ग्वाला की स्मृति में इसको बनवाया गया था। और ये बनवाया गया था 8वीं सदी में। ठीक है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भारत का जिब्राल्टर के नाम पर इसे जानता है। पूर्व भारत का सबसे मजबूत किले के नाम पर इसको प्रसिद्धि मिली है। और ग्वालियर में बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। वहीं पर राजा मानसिंह ने अपनी रानी के लिए, ठीक है ना, जिसका नाम था मृगनयनी, मृगनयनी, उनके लिए ये महल बनवाया था, जो कि गुर्जर वंश की थी। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश की थी और उनसे उन्होंने विवाह किया था, तो उनके लिए ये महल बनवाया था। और ये बाद में 1922 में ब्रिटिश काल के दौरान इसको संग्रहालय बना दिया गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, श्री ओंकार मानधाता मंदिर अपने खालिस्तान के लिए जाना जाता है? टनल के लिए, ज्योतिर्लिंग के लिए, गुफाओं के लिए या फिर पंचामृत के लिए? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ज्योतिर्लिंगों के लिए। ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में है, जो कि कहाँ पर है ये ओंकारेश्वर? ये है खंडवा में। ठीक है ना, और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर है? वो है उज्जैन में। उज्जैन में कहाँ? महाकालेश्वर के नाम से, महाकालेश्वर। ठीक है ना, ओंकारेश्वर मानधाता मंदिर जो कि खंडवा में स्थित है और ये ज्योतिर्लिंग के लिए ही जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर गुफाएं भी हैं। ठीक है ना, मगर गुफाएं सबसे ज्यादा जो महत्व है वो ज्योतिर्लिंग के लिए। गुफा कौन सी है? आदि शंकराचार्य जी की गुफा है ओंकारेश्वर में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके के माध्यम से आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यह है अगला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 1200 किलोमीटर अपने
मार्ग के ऊपर, ठीक है, मार्ग में ऊपरी पर्वत श्रृंखला से में नामचा बरवा पर्वत तक, जो नामचा बरवा पर्वत है तब तक उसे क्या कहते हैं? यानी कि सबसे पहले वो यहाँ तक, यहाँ पे की नामचा बरवा पर्वत आता है, तब तक वो जब आती है तब तक उस नदी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चंस में पूछा गया है। तसांगपो, धनसरी, मानस या फिर तिस्ता। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है तसांगपो। तसांगपो बोलते हैं उसे जब वो चीन की तिब्बत पठार से, वहां से जब निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और उसको ब्रह्मपुत्र सिर्फ भारत में बोला जाता है, लेकिन वो चीन से निकलती है और चीन से लेके जब तक कि वो, ठीक है ना, नामचा बरवा पर्वत तक आती है तब तक 1200 किलोमीटर का सफर ये तय करती है। तब इस नदी को तसांगपो बोला जाता है। जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक आती है और वहां से यू टर्न लेती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है ना, तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, उससे पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। इसलिए चीन में इसको त्सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस नदी की अगर टोटल लंबाई देखी जाए चीन से लेके भारत में बंगाल खाड़ी तक, तो ये 2900 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगर इसको पूरा नापा जाए, अगर पूरा इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोल दिया जाए तो ये सबसे बड़ी नदी कहलाएगी भारत की, लेकिन ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है। इसका आधा हिस्सा त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, जो कि 1200 किलोमीटर है। बाकी का जो हिस्सा है वो हिस्सा भारत में आता है। तो इसलिए ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है गंगा, जो कि भारत में 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। यानी कि सबसे बड़ी नदी है गंगा, और सबसे युवा नदी, सबसे जवान नदी अगर किसी को कहते हैं तो वो गंगा को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा लिखे थे? ये जो किताब है ये किसने लिखी है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी या फिर विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा ये किताब लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने अपना जो धर्म सभा शिकागो में जो आयोजित की गई थी, कहाँ? शिकागो, ये जरूर याद रखिएगा। शिकागो में जो धर्म सभा आयोजित की गई थी उसमें इन्होंने धर्म के प्रति, भारत के प्रति, मतलब भारत की तरफ से धर्म के प्रति अपना एक संबोधन दिया था। और ये कब हुआ था? 1893 में जो शिकागो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और विवेकानंद जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपको याद रखना है, विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का नाम पूरा श्री नरेंद्र नाथ दत्त है। ठीक है ना, ये एक आध्यात्मिक गुरु थे। और ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़े इसको, ये पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्रबुद्ध भारत जो किताब है ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, इसके बाद में कोई उप प्रधानमंत्री अभी भारत में नहीं बना है, तो वो कौन थे? चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई, एल के एडवाणी है ये, और जगजीवन राम। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है एल के एडवाणी। लाल कृष्ण एडवाणी जी जो थे ये भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उप प्रधानमंत्री थे ये नियुक्त। और ये एनडीए, जब एनडीए का शासन हुआ था, ठीक है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, उसके ये उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, और ये 2002 में उप प्रधानमंत्री का इनको पद सौंपा गया था। एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो ये 29 जून 2002 में ये उप प्रधानमंत्री के पद पर इनको दायित्व सौंपा गया था। ठीक है, जो कि सरकार बनी थी इनकी 1999 में, एनडीए की। ठीक है ना, एक अलायंस था, उसके थ्रू ये सरकार में आए थे, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण एडवाणी रहे। ठीक है, तो ये अंतिम थे। इसके बाद में अभी कोई भी उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आर के नारायण को भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो किस उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया गया था? द बैचलर ऑफ आर्ट्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, गाइड्स या फिर मालगुडी डेज। जो कि एक कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बहुत अच्छा बनाते थे।
आर के नारायण। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, किस उपन्यास के लिए इसको सम्मानित किया गया था आर के नारायण जी को, तो वो है गाइड। गाइड इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए इनको जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है उसके लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम आ गया, पल्लव साम्राज्य को भी कहा जाता था, मतलब पल्लव साम्राज्य को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता था, तो बताइए वो कौन सा नाम है, थाडो मंडलम नाडु, पल्लव पीठ, पल्लवपुरी या फिर श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ए, थाडोई मंडलम नायडू। इसके नाम से इनको अलग से जाना जाता था, यानी कि पल्लव साम्राज्य तो बोला ही जाता था, साथ में उस क्षेत्र में थाडोई मंडलम नायडू के नाम से भी ये बहुत ही ज्यादा प्रख्यात थे। और ये पल्लव साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 4वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 4th सेंचुरी में ये पल्लव साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इन्होंने अपनी साम्राज्य की शुरुआत कांचीपुरम, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, कांचीपुरम से की थी और ये दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, ठीक है, ठीक है, एक राजवंश था जिसको पल्लव राजवंश बोलते हैं, ठीक है ना। और पल्लव राजवंश का जो धर्म था वो क्या था, वो धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे और बौद्ध धर्म को ये मानने वाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपको, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, ये एमपी से है, मध्य प्रदेश से, क्योंकि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, तो बताइए पन्ना या पन्ना उज्जैन, उज्जैन इंदौर, रीवा भिंड, उमरिया या और रीवा। तो इसमें से जो युग में है वो कौन सा एकदम सही है ये आपको बताना है, तो वो है उज्जैन और इंदौर, यही है जो कि मालवा के क्षेत्र में पड़ते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो मिक्स में पड़े हैं, जैसे कि पन्ना, ये पन्ना जो है विंध्य क्षेत्र में पड़ता है, ना कि मालवा के क्षेत्र में, सिर्फ उज्जैन है जो कि मालवा के क्षेत्र में पड़ता है। रीवा जो कि विंध्य क्षेत्र में है और भिंड जो है मध्य भारत या बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इसी तरीके से उमरिया जो है ये बघेलखंड क्षेत्र में पड़ता है और रीवा विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। तो स्पेसिफिक आपको पूरी जानकारी मेरे जो वीडियोस हैं मध्य प्रदेश जीके, ठीक है ना, या फिर मध्य प्रदेश जीके की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी, हर जिले के बारे में जानकारी मिलेगी, स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से मध्य प्रदेश की जानकारी मिलेगी। आप उस सीरीज को भी देखें और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश जीके की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप एक एक वीडियो देखें, मैंने हर जिले के ऊपर में स्पेसिफिकेशन से उसमें एलोबरेट किया है, उसका पूरा एनालिसिस दिया है हर जिले के ऊपर, साथ ही साथ में पूरे संभाग के ऊपर जानकारी दी है और विषयवार तरीके से पूरा मध्य प्रदेश जीके मैंने कवर किया है। तो एमपी जीके की प्लेलिस्ट से जाइए और वहां से पूरा मध्य प्रदेश जीके आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। साथ ही साथ मेरा जो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, कौन सा जो अनुच्छेद था जिसमें कि अस्पृश्य था, अस्पृश्यता, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किस में समाप्त हुई, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में। देखिए ये है पूरा का पूरा एट्रोसिटी एक्ट से जुड़ा हुआ, तो इसका जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ही जो है अस्पृश्यता के नियम पर बना हुआ है और इसी ने ही अस्पृश्यता को समाप्त किया, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट इंग्लिश में बोलते हैं जो, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा और साथ ही साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद द डाउट क्लियरिंग, ठीक है ना, फ्री वीकली मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज जो कि 20,000 से ज्यादा रहेंगी और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे 20 फ्री लाइव क्विजेस। इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा उसको यूज करें और इस फ्री प्लान को अनलॉक करें। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट एंड
एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका, जो कि पिछले महीने ही लाए हुए हैं। और यही नहीं, टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इन सभी बैचेस के बारे में। जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज जो लाइव एमसीक्यू सीरीज है वो रात में होगी। और साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और उसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट विथ लाइव टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑन एवरी वीकेंड। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी को। तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्की करें। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिवीजन होगा और हर क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह बैच भी स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें और इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं? तो मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। यह 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपने साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन अपनी स्पीड में चाहते हैं और रिवीजन आपका पहले से चल रहा है? तो आप अपने रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड रिवीजन बैच ज्वाइन करें। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जहां आपको आपके पेस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आपका डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है और प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर आप मन चाहे जो भी कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 1 बाइट बराबर खालिस्तान कितने बिट्स होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो 8 बिट्स, 10 बिट्स, 100 बिट्स या फिर 16 बिट्स, बताएं। 10 बिट्स, 100 बिट्स या 16 बिट्स। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर ए है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही उत्तर है, रट लीजिए इसको। ठीक है, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अच्छे से एलोबरेट किया है। मैंने कंप्यूटर जीके की जो सीरीज
बन रही है, बना रहा हूँ मैं, लगातार चल रहे हैं उसकी वीडियो, उनको भी देखें आप। उनमें मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस दिया है हर कंप्यूटर्स की क्वेश्चंस का, जो कि मध्य प्रदेश के व्यापम्स के एग्जाम्स या फिर एमपीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप वो भी पूरे की पूरे वीडियो जीके की सीरीज, जो कि कंप्यूटर जीके की सीरीज है, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष 1957 में पारित किया गया SCRA का पूरा नाम क्या है? स्टॉक नियंत्रण विनिमय अधिनियम, प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम, स्टॉक संविदा विनिमय अधिनियम या फिर प्रतिभूति नियंत्रण विनिमय अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है बी, प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें दिया हुआ है इंग्लिश में SCRA, यानी कि SCRA का फुल फॉर्म जो है वो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SCRA, ठीक है ना। और हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, 12वां राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? शिमला में, हैदराबाद में, पटना में या फिर दिल्ली में? ABCD, विच वन इज द करेक्ट? तो सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन, योग के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया सत्यम का पूर्ण रूप क्या है? योग और चिकित्सा के लिए सैटेलाइट, योग और ध्यान के लिए का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी चिकित्सा में योग के लिए, या फिर योग और ध्यान के माध्यम से मोक्ष। तो इसका आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। ABCD, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, योग और ध्यान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, विभिन्न शारीरिक सूचकांक को रिकॉर्ड करता है जब कोई व्यक्ति कोई सवाल का जवाब देता है। तो कौन सा टेस्ट होता है वो? पॉलीग्राफ, वायु दाब लेखी, हेलियोग्राफ या फिर लिथोग्राफ? तो कौन सा आंसर इसमें से सही है? तो इसका आंसर है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है ये टेस्ट होता है जिसमें कि शरीर के विभिन्न जो सूचकांक होते हैं, इंडिकेट जो टिश्यूज होते हैं, पार्ट होते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो पूरी की पूरी लाइन को फिक्स किया जाता है, चिपकाया जाता है। उसके बाद में व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं, तब वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के सही जवाब देता है, या फिर इसको बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो कि पुलिस विभाग करता है उन सभी के लिए जिस पर कि उस व्यक्ति पर शक होता है, ठीक है। तो पुलिस इंक्वायरी में सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला जो टेस्ट होता है वो होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसको बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता था? मनोज कुमार, के बालचंद्र, शशि कपूर या फिर सौमित्र चटर्जी? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है शशि कपूर। 2014 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो शशि कपूर ने जीता। और अभी हाल ही में किसने जीता? पिछले वर्ष 2019 में ये पुरस्कार मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो मिला बिग बी को। बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन, बिग बी को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, कमलापति पैलेस खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? कौन से जिले में, कौन सी सिटी में है? मध्य प्रदेश के कौन से शहर में है? भोपाल, असीरगढ़, ग्वालियर या फिर मांडू? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है ये रानी कमलापति पैलेस, ठीक है ना। और अभी हाल ही में एक ब्रिज का निर्माण हुआ जिसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया, उसके बाजू में भी यहाँ पर प्रतिमा खड़ी की गई है रानी कमलापति की, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और रानी कमलापति पैलेस का निर्माण कब हुआ था? 1772 में। 1772 में ये निर्माण हुआ था। और रानी कमलापति एक
गोंड वंश की रानी थी, सॉरी, गोंड वंश की ये रानी थी और इनका जो विवाह हुआ था वो राजा नवल सिंह के साथ में हुआ था। नवल सिंह की ये पत्नी थी, राजा नवल सिंह, और गोंड वंश की ये रानी थी, रानी कमलापति। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कितनी बार एशियाई खेलों का भारत में आयोजन किया गया है? ठीक है, तो एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, या फिर कभी भी एशियाई खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 2 बार। भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है, और दोनों बार कहाँ हुआ है? दोनों बार दिल्ली में हुआ है। भारत की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सबसे पहली बार हुआ था 1951 में, और उसके बाद में दूसरी बार भी दिल्ली में हुआ यह आयोजन, और ये हुआ था 1982 में। इस तरीके से 1951 और 1982 में 2 बार ये आयोजन एशियाई खेलों का भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, प्लासी का युद्ध अंग्रेज और खालिस्तान के बीच लड़ा गया। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश शासन के साथ में, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा जिसके बीच में लड़ा गया? टीपू सुल्तान, हैदर अली, सिराजुद्दौला या फिर शिवाजी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ में ये प्लासी का युद्ध हुआ था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस पे हमेशा बनते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो या फिर एमपीएसआई, किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी उसमें व्यापम्स के एग्जाम में इन युद्धों पर क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो ये युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1757 में। 1757 का युद्ध है ये, प्लासी का युद्ध, और ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, अंग्रेज जीत गए थे और सिराजुद्दौला हार गया था। ब्रिटिश शासन की इसमें जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया है? नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को नहीं मिला है? अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी? तो इसका जो आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ठीक है ना, बाकी के अमर्त्य सेन जो भारत के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के हैं, मदर टेरेसा जिन्होंने भारत में ही समाज सेवा की, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 20वां और इस वीडियो का, जो कि 2016 के 1 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर एनालिसिस है, जो कि मैंने आपके सामने रखा, और इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया 2016 के 1 अगस्त का पेपर है थर्ड शिफ्ट का, और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुके हैं? कौन थे वो राज्यपाल जिन्होंने की 3 बार राज्यपाल रह चुके मध्य प्रदेश के? वी डी शर्मा, चेंगल राव रेड्डी, के एम चांडी या फिर बलराम जाखड़? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो उत्तर है बी डी शर्मा। बी डी शर्मा जी थे, ये इन्होंने मध्य प्रदेश में 3 बार इनका कार्यकाल रहा, 3 बार ये राज्यपाल रह चुके। अगर इसको देखा जाए तो 3 बार ये कब कब रहे, इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जो पहली बार राज्यपाल रहे वो रहे थे 1980 से लेके 1981 के बीच में। ठीक है ना, बहुत ही थोड़े थोड़े समय के लिए रहे ये। ठीक है, ये रहे 30 अप्रैल से लेके 25 मई के बीच में रहे यहाँ पर। ये पहली बार हुआ। फिर दूसरी बार में फिर बने ये कब? 81 में, 10 जुलाई 1981 से लेके 20 सितंबर, ठीक है ना, 1983 में, यानी कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर थोड़ा ब्रेक लिया और फिर बने ये 8 अक्टूबर 1983 से लेके ये 14 मई 1984 के बीच में। तो ये लगातार 3 बार इस तरीके से मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे बी डी शर्मा जी। तो ये पूरे का पूरा फैक्ट और पूरे के पूरे एनालिसिस के साथ में आपको इस आरक्षक एग्जाम्स के 2016 का थर्ड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें साथ में, और लगातार देखने के लिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ, मध्य प्रदेश जीके पे भी बना रहा हूँ, एमपीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज भी बना रहा हूँ, और साथ साथ आरक्षक का एग्जाम भी है, कंप्यूटर जीके भी बना रहा हूँ, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टॉपिक वाइज भी मैं तो वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर अगले पेपर का, अगला जो पेपर है आरक्षक का, उसका एनालिसिस आपको मिलने वाला है सेम टाइम पे।
तब तक देखते रहिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल प्लेलिस्ट से जाकर, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देयर यू विल गेट ऑल टाइप ऑफ जीके ऑफ स्टैटिक टाइप। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय दिस वीडियो।